स्थगन रिडक्शन। नंबर सेकंड, स्थगन रिडक्शन। रिडक्शन का आशय है मूल ओरिजिन की तरफ लौटना। हुर्सल के अनुसार रिडक्शन के कई प्रकारों में तीन मुख्य हैं। इनमें कोई निश्चित क्रमिकता नहीं है। स्थगन की विधि अनुभव या चेतना का विश्लेषण करके उसकी मूल संरचना का अनावरण करती है, जो किसी भी ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव या विश्लेषण के मूल में आवश्यक शर्त के रूप में विद्यमान रहती है। सत्ता की वास्तविकता को सम्यक रूप से समझने के लिए अनुभवगत घटनाओं को उसके शुद्ध प्रतीति रूप में देखना आवश्यक है। इपोखे द्वारा जहाँ बाह्य भ्रांत धारणाओं को पुष्टिकृत किया जाता है, वहीं रिडक्शन द्वारा अनुभव में शुद्ध चेतना के अतिरिक्त जो भी आंतरिक विकार शेष रह जाता है, उसे निरस्त कर दिया जाता है। रिडक्शन की तुलना जैन दर्शन के निर्जरा से की जा सकती है। यहाँ भी मूल तत्व में विद्यमान विकारों को हटाने की बात की जा रही है, जिससे कि तत्व अपनी वास्तविक विकार रहित अवस्था में प्राप्त हो सके। रिडक्शन के तीन प्रकार हैं। नंबर ए, फिनोमेनोलॉजिकल अपचयन, फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन। नंबर दो, तात्विक अपचयन, ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन। नंबर तीन, मूर्तकल्पी अपचयन, एडिटिक रिडक्शन। नंबर ए, फिनोमेनोलॉजिकल अपचयन, फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन। इसका संबंध चेतना से है। हुर्सल के अनुसार चेतना का अध्ययन करते समय मनोभावों का प्रभाव रहता है। किसी भी प्रतीति के साथ हमारी मानसिक अवस्थाएं जुड़ी रहती हैं। इन मानसिक अवस्थाओं के कारण चेतना अपने शुद्ध रूप में नहीं आ पाती। अतः चेतना के वास्तविक स्वरूप को पकड़ने के लिए इन मनोदशाओं से चेतना को मुक्त रखना अपरिहार्य है, अर्थात मनोवैज्ञानिक साहचर्य, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से मुक्ति आवश्यक है। नंबर बी, तात्विक अपचयन, ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन। इस स्तर पर चेतना को आत्मनिष्ठ आंतरिकता से मुक्त किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप चेतना का चेतना के रूप में प्रकाशन होता है, परंतु ये चेतना किसी व्यक्ति विशेष की चेतना होती है। नंबर सी, मूर्तकल्पी अपचयन, एडिटिक रिडक्शन। इस स्तर पर चेतना में जो प्रदत्त है उसको सार्वभौम रूप से पकड़ने का प्रयास किया जाता है। इसमें चेतना को पूर्णतः विषय स्वरूप बना दिया जाता है। इन विभिन्न अपचयनों के पश्चात शुद्ध समृद्धि भाव या शुद्ध फिनोमिना, प्योर फिनोमिना का विधान कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यह वस्तु का सार तत्व इसेंस होता है। यही सार तत्व शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शसनेस का विषय होता है और यही चेतना में मूल रूप में प्रदत्त होता है। इसी को हुर्सल आद्य साक्ष्य या आद्य प्रमाण भी कहते हैं। इसमें केवल सार तत्व की चेतना होती है। यहाँ अनावश्यक एवं आकस्मिक सभी बातें हटा दी जाती हैं। हुर्सल के सार तत्व प्लेटो के प्रत्ययों के समान है, किंतु प्लेटो के प्रत्यय चेतना से स्वतंत्र रूप में वास्तविक माने गए हैं। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय चेतना में रहें या न रहें, उनकी वास्तविक सत्ता बनी रहती है, परंतु हुर्सल के अनुसार सार तत्व अनिवार्यतः चेतना का सहवर्ती है। प्लेटो के प्रत्यय जिस रूप में वास्तविक हैं, उस रूप में सार तत्व वास्तविक नहीं है। चेतना के साथ ही उसकी वास्तविकता की बात की जा सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सार तत्व मानसिक वृत्तियां या मानसिक विकार हैं। चेतना इन्हें उत्पन्न नहीं करती, बल्कि चेतना इसे ग्रहण करती है। इस तरह यह चेतना का परिणाम नहीं है, चेतना पर निर्भर नहीं है। इसलिए हुर्सल सार तत्व को न तो वास्तविक कहते हैं और न ही अवास्तविक। सत्य या वास्तविक कहने से यह भ्रम उत्पन्न हो जाएगा कि चेतना से स्वतंत्र रूप में कोई सत्ता है। इन सार तत्वों का वर्णन प्रागनुभविक रूप से ही हो सकता है, अनुभविक रूप से नहीं। इसलिए सार तत्व का ज्ञान अंतर्बोध से होता है। इसी को हुर्सल मूर्तकल्पी अंतर्बोध, एडिटिक इंट्यूशन कहते हैं। यह ज्ञान तभी संभव होता है जब अपचयन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसीलिए इसे अपचयात्मक अंतर्बोध, रिडक्टिव इंट्यूशन भी कहते हैं। सार तत्व चेतना के प्रत्यक्ष के समक्ष है। सार तत्व चेतना के प्रत्यक्ष के विषय हैं। जैसे इंद्रियों के प्रत्यक्ष के विषय इंद्रिय संवेदन है, उसी प्रकार अंतर्बोध के प्रत्यक्ष का विषय सार तत्व है। हुर्सल के अनुसार सार तत्व का बोध इंद्रियों से नहीं होता है, जैसा कि न्याय दर्शन में माना गया। इसका ज्ञान अंतर्बोध से होता है। इस रूप में जो सार तत्व चेतना को प्रतीत होता है, यदि वह चेतना
की सारी मान्यताओं से मुक्त है, वस्तु के आकस्मिक विशेषताओं से मुक्त है, तो फिर उसमें कोई विकार नहीं होगा, वह अपने आप में पूर्ण हो जाता है और यही हमारा अंतिम प्रमाण हो जाता है। इस रूप में सार तत्व ही असली प्रमाण है। इवोके और रिडक्शन प्रक्रिया का अंत इसी शुद्ध चेतना के उद्घाटन में होता है। यहाँ से ही समस्त फिनोमेनोलॉजिकल क्रियाओं का उद्गम एवं नियंत्रण होता है। रिडक्शन की यह प्रक्रिया चेतना के संबंध में महत्वपूर्ण खोज करती है और वह है चेतना का विषयापेक्षी स्वरूप। विषयापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेंशनलिटी। वुड्सल के अनुसार चेतना विषयापेक्षी है, अर्थात चेतना सदैव विषय सापेक्ष ही होती है, कभी भी रिक्त चेतना नहीं होती है। चेतना सदैव किसी विषय की चेतना ही होती है, अर्थात चेतना को हमेशा विषय की अपेक्षा होती है। चेतना की विषयापेक्षता का सिद्धांत सर्वप्रथम ब्रेटानो ने दिया था। उनके अनुसार चेतना हमेशा किसी विषय की ओर प्रवाहशील होती है। हुर्सल ने अपनी दार्शनिक आवश्यकता के अनुरूप इसमें सुधार करते हुए ये जोड़ दिया कि विषय भी सदैव चेतना में ही प्रदत्त होता है। अतः हुर्सल के अनुसार चेतना तो किसी विषय की चेतना हुई है ही, साथ ही विषय भी चेतना का विषय है। सभी चेतन क्रियाएं किसी वस्तु या घटना को, चाहे वह वस्तुगत रूप से वास्तविक हो या नहीं, को निर्देशित करती है। चेतना की मूल संरचना में इस प्रकार का मंतव्य इंटेंशन होने के कारण ही इसे विषयापेक्षी कहा है। हुर्सल के अनुसार प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक चेतना किसी न किसी वस्तु की ओर अवश्य उन्मुख होती है। चेतना ही सभी विषयों, क्रियाओं, गुणों एवं मूल्यों की प्रागपेक्षा है। चेतना से सह संबंध विषयों का ही अस्तित्व है। हुर्सल चेतन प्रक्रिया के 3 पक्ष मानते हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान की प्रक्रिया का स्रोत आत्मा या आंतरिक है और जिसकी ओर गति हो रही है वह वस्तु है। इस प्रकार विषयापेक्षी क्रियाओं के 2 ध्रुव होते हैं, विषय सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। इन दोनों को क्रमशः हुर्सल विषयी मूलक न्योटिक तथा विषय मूलक नोएटिक एंड न्योमेटिक कहते हैं। हुर्सल के अनुसार इन दोनों ध्रुवों में कोई द्वैत नहीं है, क्योंकि वस्तु एवं ज्ञान एक दूसरे के सापेक्ष ही हैं। दोनों में कोई आत्यंतिक विरोध नहीं है। वस्तुवाद और प्रत्ययवाद के समक्ष यह एक बड़ी कठिनाई है कि बाह्य एवं आंतरिक जगत की वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया जाए और उसके संबंधों की विवेचना की जाए। हुर्सल अपने विषयापेक्षी सिद्धांत द्वारा इन दोनों के भेद को समाप्त करना चाहते हैं। अतः हुर्सल यह कहते हैं कि चेतना का मूलभूत लक्षण चेतना की एकता है। विषयी और विषय में एक मौलिक एकता है। विषयोन्मुखता इसी एकता का परिणाम है। यहाँ चेतना का तात्पर्य है एक ही साथ विषयी का विषय होना और विषय का विषयी होना। शुद्ध विषयी का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। विषयी इसीलिए विषयी है क्योंकि कुछ विषय प्राप्त हैं, अर्थात उसके सामने कोई वस्तु विद्यमान है। चेतना की विषयापेक्षता, इंटेंशनलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस का हुर्सल के फिनोमेनोलॉजी में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि नंबर 1 फिनोमेनोलॉजिकल विधि द्वारा हम विशुद्ध चेतना में प्रदत्त वस्तु को उसकी पूर्ण वस्तुनिष्ठता में तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि एक ओर तो चेतना में वस्तु की उपस्थिति अनिवार्य रूप से हो तथा साथ ही दूसरी ओर वस्तु भी सदैव चेतना में ही प्रदत्त होती हो। यह कार्य विषयापेक्षता के सिद्धांत द्वारा सरलता से पूरा करा लिया जाता है। नंबर 2, मानव एवं शरीर के बीच संबंध स्थापित करने की जटिल दार्शनिक समस्या का भी हुर्सल ने ज्ञान मीमांसी ढंग से संगत समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। चेतना, मन एवं विषय शरीर को इस प्रकार से अन्योन्य संबंध से बांधा गया है कि दोनों एक ऐसी इकाई के रूप में दिखते हैं जहाँ कोई भी एक अन्य के बिना अपना अस्तित्व एवं औचित्य ही धारण नहीं कर सकता। नंबर 3, आत्मशुद्धि या मूल तत्व के अन्वेषण की विधि के रूप में भी फिनोमेनोलॉजी को औचित्य इसी सिद्धांत से प्राप्त होता है। यह भी मूल तत्व की प्राप्ति हेतु चेतना को उसी विशुद्ध रूप में अथवा विकार रहित दशा में पकड़ने की बात इसलिए कर पाता है क्योंकि चेतना विषय की ओर प्रवाहशील है और जब हम विशुद्ध चेतना को पकड़ लेंगे तो मूल तत्व विषय भी स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट कर देगा। फिनोमेनोलॉजी मूलतः एक विधि है। हुर्सल शुरू से लेकर अंत तक इसमें परिवर्तन और विकास करते रहे हैं। इसका मुख्य विषय है सार तत्व को समझना और उसका वर्णन करना। किसी तत्व मीमांसी सत्ता का वर्णन करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, परंतु गौण रूप में इसे कुछ तत्व मीमांसी सिद्धांत भी निकलते हैं। यह शुद्ध चेतना की चेतना है। भावी दर्शन से तुलना।
हुर्सल के फिनोमेनोलॉजी की तुलना भारतीय दर्शन के वेदांत सांख्य योग से एक विशेष दृष्टिकोण से की जा सकती है। फिनोमेनोलॉजिकली फोके एवं स्थगन की क्रिया से जब चेतना अपने मूल में आ जाती है तब हम देखते हैं कि वह शुद्ध दृष्टि है जिसे सांख्य एवं वेदांत में साक्षिण की संज्ञा दी गई है। पुनः योग दर्शन की असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था फिनोमेनोलॉजिकली स्थगन की पराकाष्ठा के समतुल्य है, जिसमें साधक अपनी शुद्ध विषयिता के में अवस्थित होकर समस्त वास्तविकता के कालातीत ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। आलोचना। नंबर 1, हुर्सल कहते हैं कि उनका दर्शन पूर्व मान्यता से रहित दर्शन है, परंतु इसका अर्थ यह भी निकलता है कि हम शुद्ध अनुभव की बात करें और अन्य अर्थों एवं संदर्भों को कोष्ठीकृत कर दें। इस पर आलोचकों का कथन है कि यदि इन सबको कोष्ठीकृत कर दिया जाए तो कोई भी अनुभव संशय संभव नहीं हो पाएगा। नंबर 2, हुर्सल सार तत्व और अंतर्बोध को एक दूसरे पर निर्भर बना देते हैं। यहाँ न तो हम स्वतंत्र रूप से यह बता सकते हैं कि अंतर्बोध क्या है और स्वतंत्र रूप में हम यह भी नहीं कह सकते कि सार तत्व क्या है। दूसरे शब्दों में यहाँ इनकी स्वतंत्र रूप से व्याख्या नहीं की गई है। नंबर 3, गिलबर्ट रायल के अनुसार हुर्सल यह मान लेता है कि जितनी भी चेतन क्रियाएं हैं वे सभी ज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं, परंतु विश्वास करना या प्रार्थना करना आदि को हम ज्ञान के अंतर्गत नहीं ला सकते। नंबर 4, अनुभूति भी चेतनाजन्य होने के कारण व्यक्तिगत है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति एक दूसरे से अनुभूति भी चेतनाजन्य होने के कारण व्यक्तिगत है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति दूसरी व्यक्ति की अनुभूति दूसरे से भिन्न होगी। फलतः वस्तु संबंधी हमारा सारा ज्ञान भी अलग अलग हो जाएगा और तब ऐसी स्थिति में सार्वभौम ज्ञान की स्थापना नहीं हो पाएगी। नंबर 5, एयर के अनुसार पूरी तरह से पूर्व मान्यता रहित होना असंभव है। हम कुछ सिद्धांतों की परीक्षा कर सकते हैं, परंतु इसके लिए अन्य सिद्धांतों की आवश्यकता होगी। सभी सिद्धांतों से हटा देने पर किसी सिद्धांत की व्याख्या नहीं हो पाएगी। नंबर 6, सात्र का कहना है कि यदि पूर्व मान्यता रहित का अर्थ पूर्वाग्रह का नहीं होना है तो फिर यह संभव हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी रूप में कोई भी मान्यता नहीं हो। नंबर 7, हाइडेगर और सात्र मौखिकता दो बातों को लेकर हुर्सल की आलोचना करते हैं। नंबर 1, अनुभवातीत आत्मा ट्रांसेंडेंटल ईगो। नंबर 2, स्थगन का सिद्धांत। नंबर 1, अनुभवातीत आत्मा। यहाँ यह कहा गया है कि अनुभवातीत आत्मा जिसका लक्षण अनुभवातीत संरचना है वह वास्तव में प्रत्यक्षवादी कल्पना का परिणाम है। इसके आधार पर स्थूल व्यक्तियों एवं वास्तविक जगत को हटाया नहीं जा सकता। यहाँ सात्र का कहना है कि मनुष्य के होने का अर्थ ही है उसका जगत में होना। अब यदि मनुष्य का अस्तित्व जगत में है तो फिर जगत का कोष्ठीकरण असंभव है, क्योंकि सात्र के अनुसार अस्तित्व सार से पूर्व होता है। नंबर 2, स्थगन का सिद्धांत। हुर्सल का स्थगन का सिद्धांत उनके वस्तुओं की ओर वापस लौटना इस सिद्धांत से मेल नहीं खाता। वस्तुओं के ज्ञान के लिए उनसे तटस्थ होकर और उनसे बाहर स्थित होकर उनका अध्ययन करने की बजाय कोई ऐसा उपाय किया जाना चाहिए कि वस्तुओं का भीतर से अध्ययन किया जाए। नंबर 8, सात्र हुर्सल के विपरीत चेतना की तुलना में सत्ता को मौलिक मानते हैं और वे ही इसे मूल सत्ता कहते हैं, परंतु यहाँ हुर्सल ने चेतना को जगत से असंबंधित करने का प्रयास किया है। वहीं सात्र का कहना है कि मनुष्य एवं जगत दोनों पृथक एवं असंबद्ध सत्ताएं नहीं हैं। मनुष्य का अस्तित्व जगत में ही हो सकता है। महत्व। नंबर 1, दर्शन को हुर्सल ने एक नई दिशा, नई विधि और नया उत्साह दिया है। नंबर 2, हुर्सल की फिनोमेनोलॉजी का विधि के रूप में विशेष महत्व है। फिनोमेनोलॉजी ने 20वीं शताब्दी में अपने दर्शन के साथ साथ साहित्य, राजनीति, धर्म, समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान आदि के क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण रूप से भी प्रभावित किया है। सात्र एवं हाइडेगर के अस्तित्ववादी विचारों में इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र इत्यादि क्षेत्रों में भी समस्याओं के स्पष्टीकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, भाषा दर्शन के क्षेत्र में तो अर्थ निरूपण के संदर्भ में फिनोमेनोलॉजी के प्रभाव से शास्त्रार्थ मीमांसा हर्मेन्यूटिक्स की प्रमुख शाखाएं विकसित हो गईं। नंबर 4, उत्तर आधुनिकता के उद्भव एवं विकास में भी फिनोमेनोलॉजी का प्रभाव रहा है। नंबर 5, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रोत्साहन एवं विस्तार में इसकी भूमिका है। धन्यवाद।
स्थगन रिडक्शन। नंबर सेकंड, स्थगन रिडक्शन। रिडक्शन का आशय है मूल ओरिजिन की तरफ लौटना। हुर्सल के अनुसार रिडक्शन के कई प्रकारों में तीन मुख्य हैं। इनमें कोई निश्चित क्रमिकता नहीं है। स्थगन की विधि अनुभव या चेतना का विश्लेषण करके उसकी मूल संरचना का अनावरण करती है, जो किसी भी ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव या विश्लेषण के मूल में आवश्यक शर्त के रूप में विद्यमान रहती है। सत्ता की वास्तविकता को सम्यक रूप से समझने के लिए अनुभवगत घटनाओं को उसके शुद्ध प्रतीति रूप में देखना आवश्यक है। इपोखे द्वारा जहाँ बाह्य भ्रांत धारणाओं को पुष्टिकृत किया जाता है, वहीं रिडक्शन द्वारा अनुभव में शुद्ध चेतना के अतिरिक्त जो भी आंतरिक विकार शेष रह जाता है, उसे निरस्त कर दिया जाता है। रिडक्शन की तुलना जैन दर्शन के निर्जरा से की जा सकती है। यहाँ भी मूल तत्व में विद्यमान विकारों को हटाने की बात की जा रही है, जिससे कि तत्व अपनी वास्तविक विकार रहित अवस्था में प्राप्त हो सके। रिडक्शन के तीन प्रकार हैं। नंबर ए, फिनोमेनोलॉजिकल अपचयन, फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन। नंबर दो, तात्विक अपचयन, ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन। नंबर तीन, मूर्तकल्पी अपचयन, एडिटिक रिडक्शन। नंबर ए, फिनोमेनोलॉजिकल अपचयन, फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन। इसका संबंध चेतना से है। हुर्सल के अनुसार चेतना का अध्ययन करते समय मनोभावों का प्रभाव रहता है। किसी भी प्रतीति के साथ हमारी मानसिक अवस्थाएं जुड़ी रहती हैं। इन मानसिक अवस्थाओं के कारण चेतना अपने शुद्ध रूप में नहीं आ पाती। अतः चेतना के वास्तविक स्वरूप को पकड़ने के लिए इन मनोदशाओं से चेतना को मुक्त रखना अपरिहार्य है, अर्थात मनोवैज्ञानिक साहचर्य, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से मुक्ति आवश्यक है। नंबर बी, तात्विक अपचयन, ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन। इस स्तर पर चेतना को आत्मनिष्ठ आंतरिकता से मुक्त किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप चेतना का चेतना के रूप में प्रकाशन होता है, परंतु ये चेतना किसी व्यक्ति विशेष की चेतना होती है। नंबर सी, मूर्तकल्पी अपचयन, एडिटिक रिडक्शन। इस स्तर पर चेतना में जो प्रदत्त है उसको सार्वभौम रूप से पकड़ने का प्रयास किया जाता है। इसमें चेतना को पूर्णतः विशेष स्वरूप बना दिया जाता है। इन विभिन्न अपचयनों के पश्चात शुद्ध समृद्धि भाव या शुद्ध फिनोमिना, प्योर फिनोमिना का विधान कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यह वस्तु का सार तत्व इसेंस होता है। यही सार तत्व शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शसनेस का विषय होता है और यही चेतना में मूल रूप में प्रदत्त होता है। इसी को हुर्सल आद्य साक्ष्य या आद्य प्रमाण भी कहते हैं। इसमें केवल सार तत्व की चेतना होती है। यहाँ अनावश्यक एवं आकस्मिक सभी बातें हटा दी जाती हैं। हुर्सल के सार तत्व प्लेटो के प्रत्ययों के समान है, किंतु प्लेटो के प्रत्यय चेतना से स्वतंत्र रूप में वास्तविक माने गए हैं। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय चेतना में रहें या न रहें, उनकी वास्तविक सत्ता बनी रहती है, परंतु हुर्सल के अनुसार सार तत्व अनिवार्यतः चेतना का सहवर्ती है। प्लेटो के प्रत्यय जिस रूप में वास्तविक हैं, उस रूप में सार तत्व वास्तविक नहीं है। चेतना के साथ ही उसकी वास्तविकता की बात की जा सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सार तत्व मानसिक वृत्तियां या मानसिक विकार हैं। चेतना इन्हें उत्पन्न नहीं करती, बल्कि चेतना इसे ग्रहण करती है। इस तरह यह चेतना का परिणाम नहीं है, चेतना पर निर्भर नहीं है। इसलिए हुर्सल सार तत्व को न तो वास्तविक कहते हैं और न ही अवास्तविक। सत्य या वास्तविक कहने से यह भ्रम उत्पन्न हो जाएगा कि चेतना से स्वतंत्र रूप में कोई सत्ता है। इन सार तत्वों का वर्णन प्रागनुभविक रूप से ही हो सकता है, अनुभविक रूप से नहीं। इसलिए सार तत्व का ज्ञान अंतर्बोध से होता है। इसी को हुर्सल मूर्तकल्पी अंतर्बोध, एडिटिक इंट्यूशन कहते हैं। यह ज्ञान तभी संभव होता है जब अपचयन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसीलिए इसे अपचयात्मक अंतर्बोध, रिडक्टिव इंट्यूशन भी कहते हैं। सार तत्व चेतना के प्रत्यक्ष के समक्ष हैं। सार तत्व चेतना के प्रत्यक्ष के विषय हैं। जैसे इंद्रियों के प्रत्यक्ष के विषय इंद्रिय संवेदन है, उसी प्रकार अंतर्बोध के प्रत्यक्ष का विषय सार तत्व है। हुर्सल के अनुसार सार तत्व का बोध इंद्रियों से नहीं होता है, जैसा कि न्याय दर्शन में माना गया। इसका ज्ञान अंतर्बोध से होता है। इस रूप में जो सार तत्व चेतना को प्रतीत होता है, यदि वह चेतना
की सारी मान्यताओं से मुक्त है, वस्तु के आकस्मिक विशेषताओं से मुक्त है, तो फिर उसमें कोई विकार नहीं होगा, वह अपने आप में पूर्ण हो जाता है और यही हमारा अंतिम प्रमाण हो जाता है। इस रूप में सार तत्व ही असली प्रमाण है। इवोके और रिडक्शन प्रक्रिया का अंत इसी शुद्ध चेतना के उद्घाटन में होता है। यहाँ से ही समस्त फिनोमेनोलॉजिकल क्रियाओं का उद्गम एवं नियंत्रण होता है। रिडक्शन की यह प्रक्रिया चेतना के संबंध में महत्वपूर्ण खोज करती है और वह है चेतना का विषयापेक्षी स्वरूप। विषयापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेंशनलिटी। वुड्सल के अनुसार चेतना विषयापेक्षी है, अर्थात चेतना सदैव विषय सापेक्ष ही होती है, कभी भी रिक्त चेतना नहीं होती है। चेतना सदैव किसी विषय की चेतना ही होती है, अर्थात चेतना को हमेशा विषय की अपेक्षा होती है। चेतना की विषयापेक्षता का सिद्धांत सर्वप्रथम ब्रेटानो ने दिया था। उनके अनुसार चेतना हमेशा किसी विषय की ओर प्रवाहशील होती है। हुर्सल ने अपनी दार्शनिक आवश्यकता के अनुरूप इसमें सुधार करते हुए ये जोड़ दिया कि विषय भी सदैव चेतना में ही प्रदत्त होता है। अतः हुर्सल के अनुसार चेतना तो किसी विषय की चेतना है ही, साथ ही विषय भी चेतना का विषय है। सभी चेतन क्रियाएं किसी वस्तु या घटना को, चाहे वह वस्तुगत रूप से वास्तविक हो या नहीं, को निर्देशित करती है। चेतना की मूल संरचना में इस प्रकार का मंतव्य इंटेंशन होने के कारण ही इसे विषयापेक्षी कहा है। हुर्सल के अनुसार प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक चेतना किसी न किसी वस्तु की ओर अवश्य उन्मुख होती है। चेतना ही सभी विषयों, क्रियाओं, गुणों एवं मूल्यों की प्रागपेक्षा है। चेतना से सह संबंध विषयों का ही अस्तित्व है। हुर्सल चेतन प्रक्रिया के 3 पक्ष मानते हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान की प्रक्रिया का स्रोत आत्मा या आंतरिक है और जिसकी ओर गति हो रही है वह वस्तु है। इस प्रकार विषयापेक्षी क्रियाओं के 2 ध्रुव होते हैं, विषय सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। इन दोनों को क्रमशः हुर्सल विषयी मूलक न्योटिक तथा विषय मूलक नोएटिक एंड न्यूमेटिक कहते हैं। हुर्सल के अनुसार इन दोनों ध्रुवों में कोई द्वैत नहीं है, क्योंकि वस्तु एवं ज्ञान एक दूसरे के सापेक्ष ही हैं। दोनों में कोई आत्यंतिक विरोध नहीं है। वस्तुवाद और प्रत्ययवाद के समक्ष यह एक बड़ी कठिनाई है कि बाह्य एवं आंतरिक जगत की वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया जाए और उसके संबंधों की विवेचना की जाए। हुर्सल अपने विषयापेक्षी सिद्धांत द्वारा इन दोनों के भेद को समाप्त करना चाहते हैं। अतः हुर्सल यह कहते हैं कि चेतना का मूलभूत लक्षण चेतना की एकता है। विषयी और विषय में एक मौलिक एकता है। विषयोन्मुखता इसी एकता का परिणाम है। यहाँ चेतना का तात्पर्य है एक ही साथ विषयी का विषय होना और विषय का विषयी होना। शुद्ध विषयी का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। विषयी इसीलिए विषयी है क्योंकि कुछ विषय प्राप्त हैं, अर्थात उसके सामने कोई वस्तु विद्यमान है। चेतना की विषयापेक्षता, इंटेंशनलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस का हुर्सल के फिनोमेनोलॉजी में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि नंबर 1, फिनोमेनोलॉजिकल विधि द्वारा हम विशुद्ध चेतना में प्रदत्त वस्तु को उसकी पूर्ण वस्तुनिष्ठता में तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि एक ओर तो चेतना में वस्तु की उपस्थिति अनिवार्य रूप से हो तथा साथ ही दूसरी ओर वस्तु भी सदैव चेतना में ही प्रदत्त होती हो। यह कार्य विषयापेक्षता के सिद्धांत द्वारा सरलता से पूरा करा लिया जाता है। नंबर 2, मानव एवं शरीर के बीच संबंध स्थापित करने की जटिल दार्शनिक समस्या का भी हुर्सल ने ज्ञान मीमांसी ढंग से संगत समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। चेतना, मन एवं विषय शरीर को इस प्रकार से अन्योन्य संबंध से बांधा गया है कि दोनों एक ऐसी इकाई के रूप में दिखते हैं जहाँ कोई भी एक अन्य के बिना अपना अस्तित्व एवं औचित्य ही धारण नहीं कर सकता। नंबर 3, आत्मशुद्धि या मूल तत्व के अन्वेषण की विधि के रूप में भी फिनोमेनोलॉजी को औचित्य इसी सिद्धांत से प्राप्त होता है। यह भी मूल तत्व की प्राप्ति हेतु चेतना को उसी विशुद्ध रूप में अथवा विकार रहित दशा में पकड़ने की बात इसलिए कर पाता है क्योंकि चेतना विषय की ओर प्रवाहशील है और जब हम विशुद्ध चेतना को पकड़ लेंगे तो मूल तत्व विषय भी स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट कर देगा। फिनोमेनोलॉजी मूलतः एक विधि है। हुर्सल शुरू से लेकर अंत तक इसमें परिवर्तन और विकास करते रहे हैं। इसका मुख्य विषय है सार तत्व को समझना और उसका वर्णन करना। किसी तत्व मीमांसी सत्ता का वर्णन करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, परंतु गौण रूप में इसे कुछ तत्व मीमांसी सिद्धांत भी निकलते हैं। यह शुद्ध चेतना की चेतना है।
भारतीय दर्शन से तुलना। हुर्सल के फिनोमेनोलॉजी की तुलना भारतीय दर्शन के वेदांत सांख्य योग से एक विशेष दृष्टिकोण से की जा सकती है। फिनोमेनोलॉजिकली इफोके एवं स्थगन की क्रिया से जब चेतना अपने मूल में आ जाती है तब हम देखते हैं कि वह शुद्ध दृष्टि है जिसे सांख्य एवं वेदांत में साक्षिण की संज्ञा दी गई है। पुनः योग दर्शन की असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था फिनोमेनोलॉजिकली स्थगन की पराकाष्ठा के समतुल्य है, जिसमें साधक अपनी शुद्ध विषयिता के में अवस्थित होकर समस्त वास्तविकता के कालातीत ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। आलोचना। नंबर 1, हुर्सल कहते हैं कि उनका दर्शन पूर्व मान्यता से रहित दर्शन है, परंतु इसका अर्थ यह भी निकलता है कि हम शुद्ध अनुभव की बात करें और अन्य अर्थों एवं संदर्भों को कोष्ठीकृत कर दें। इस पर आलोचकों का कथन है कि यदि इन सबको कोष्ठीकृत कर दिया जाए तो कोई भी अनुभव संशय संभव नहीं हो पाएगा। नंबर 2, हुर्सल सार तत्व और अंतर्बोध को एक दूसरे पर निर्भर बना देते हैं। यहाँ न तो हम स्वतंत्र रूप से यह बता सकते हैं कि अंतर्बोध क्या है और स्वतंत्र रूप में हम यह भी नहीं कह सकते कि सार तत्व क्या है। दूसरे शब्दों में यहाँ इनकी स्वतंत्र रूप से व्याख्या नहीं की गई है। नंबर 3, गिलबर्ट रायल के अनुसार हुर्सल यह मान लेता है कि जितनी भी चेतन क्रियाएं हैं वे सभी ज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं, परंतु विश्वास करना या प्रार्थना करना आदि को हम ज्ञान के अंतर्गत नहीं ला सकते। नंबर 4, अनुभूति भी चेतनाजन्य होने के कारण व्यक्तिगत है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति एक दूसरे से अनुभूति भी चेतनाजन्य होने के कारण व्यक्तिगत है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति दूसरी व्यक्ति की अनुभूति दूसरे से भिन्न होगी। फलतः वस्तु संबंधी हमारा सारा ज्ञान भी अलग अलग हो जाएगा और तब ऐसी स्थिति में सार्वभौम ज्ञान की स्थापना नहीं हो पाएगी। नंबर 5, एयर के अनुसार पूरी तरह से पूर्व मान्यता रहित होना असंभव है। हम कुछ सिद्धांतों की परीक्षा कर सकते हैं, परंतु इसके लिए अन्य सिद्धांतों की आवश्यकता होगी। सभी सिद्धांतों से हटा देने पर किसी सिद्धांत की व्याख्या नहीं हो पाएगी। नंबर 6, सात्र का कहना है कि यदि पूर्व मान्यता रहित का अर्थ पूर्वाग्रह का नहीं होना है तो फिर यह संभव हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी रूप में कोई भी मान्यता नहीं हो। नंबर 7, हाइडेगर और सात्र मुक्तिता दो बातों को लेकर हुर्सल की आलोचना करते हैं। नंबर 1, अनुभवातीत आत्मा ट्रांसेंडेंटल ईगो। नंबर 2, स्थगन का सिद्धांत। नंबर 1, अनुभवातीत आत्मा। यहाँ ये कहा गया है कि अनुभवातीत आत्मा जिसका लक्षण अनुभवातीत संरचना है वह वास्तव में प्रत्यक्षवादी कल्पना का परिणाम है। इसके आधार पर स्थूल व्यक्तियों एवं वास्तविक जगत को हटाया नहीं जा सकता। यहाँ सात्र का कहना है कि मनुष्य के होने का अर्थ ही है उसका जगत में होना। अब यदि मनुष्य का अस्तित्व जगत में है तो फिर जगत का कोष्ठीकरण असंभव है, क्योंकि सात्र के अनुसार अस्तित्व सार से पूर्व होता है। नंबर 2, स्थगन का सिद्धांत। हुर्सल का स्थगन का सिद्धांत उनके वस्तुओं की ओर वापस लौटना इस सिद्धांत से मेल नहीं खाता। वस्तुओं के ज्ञान के लिए उनसे तटस्थ होकर और उनसे बाहर स्थित होकर उनका अध्ययन करने की बजाय कोई ऐसा उपाय किया जाना चाहिए कि वस्तुओं का भीतर से अध्ययन किया जाए। नंबर 8, सात्र हुर्सल के विपरीत चेतना की तुलना में सत्ता को मौलिक मानते हैं और वे ही इसे मूल सत्ता कहते हैं, परंतु यहाँ हुर्सल ने चेतना को जगत से असंबंधित करने का प्रयास किया है। वहीं सात्र का कहना है कि मनुष्य एवं जगत दोनों पृथक एवं असंबद्ध सत्ताएं नहीं हैं। मनुष्य का अस्तित्व जगत में ही हो सकता है। महत्व। नंबर 1, दर्शन को हुर्सल ने एक नई दिशा, नई विधि और नया उत्साह दिया है। नंबर 2, हुर्सल की फिनोमेनोलॉजी का विधि के रूप में विशेष महत्व है। फिनोमेनोलॉजी ने 20वीं शताब्दी में अपने दर्शन के साथ साथ साहित्य, राजनीति, धर्म, समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान आदि के क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण रूप से भी प्रभावित किया है। सात्र एवं हाइडेगर के अस्तित्ववादी विचारों में इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र इत्यादि क्षेत्रों में भी समस्याओं के स्पष्टीकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, भाषा दर्शन के क्षेत्र में तो अर्थ निरूपण के संदर्भ में फिनोमेनोलॉजी के प्रभाव से शास्त्रार्थ मीमांसा हर्मेन्यूटिक्स की प्रमुख शाखाएं विकसित हो गई। नंबर 4, उत्तर आधुनिकता के उद्भव एवं विकास में भी फिनोमेनोलॉजी का प्रभाव रहा है। नंबर 5, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रोत्साहन एवं विस्तार में इसकी भूमिका है। धन्यवाद।